हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग फाइन होंगे। वेलकम टू अवर चैनल मैथ बेहतरीन मैथ्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स जो आपने देखे उसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा। होप करता हूं कि आगे आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर आप पूरे लेक्चर्स को डिटेल्ड वे में देखते हैं और उसका नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो मैं पक्का बोल सकता हूं आपको कि आप पक्का 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 बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता हो, कुछ डाउट भी होता हो, तो वो तुम क्लियर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो आज का हमारा सेशन जो है वो है, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक जो एक दो टाइप्स के बचे हुए थे फंक्शन, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन एंड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड फाइनली इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो ये 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इस चैप्टर के मीन्स आज के लेक्चर के बाद एक और लेक्चर करेंगे जिसमें केवल क्वेश्चंस होंगे फंक्शंस के, उसमें थोड़े और क्वेश्चन ऐड करेंगे और फाइनली इस चैप्टर को हम लोग द एंड करेंगे। तो होप करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शंस। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी रिलेशन तुमने पढ़ा था कि भाई एवरी एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट हो, मतलब सबका मिरर इमेज मिले। ठीक है ना, सबका मिरर इमेज मिले, उसे हम लोग क्या बोलते थे, आइडेंटिटी रिलेशन। सेम कहानी फंक्शन में भी। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू a इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन इफ f रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ a टू इटसेल्फ। मतलब a में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेटेड होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। आ रही बात समझ में। मतलब मैंने इनपुट दिया a एंड आउटपुट इज कमिंग a, सो दैट इज a कॉमा a। इनपुट दिया b, आउटपुट शुड बी b। इनपुट दिया c, आउटपुट शुड बी c। मतलब जो इधर से डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब आलू डालें और सोना निकले, ये नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इनपुट जितना देंगे सेम आउटपुट बाहर आना चाहिए। मतलब जो इनपुट दिया वही आउटपुट बाहर आ रहा है। आ रही बात समझ में ना। तो a दिया तो a ही बाहर आना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन फ्रॉम a टू a इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इफ फॉर ऑल x f ऑफ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x। मतलब f ऑफ 2, x के प्लेस पे 2 रखे तो y की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए। फंक्शन ऑफ x मतलब y। तो अगर मैं f ऑफ 2 निकाल रहा हूं तो वो कितना आना चाहिए, 2। मींस x वैल्यू इज 2 एंड दिस इज y वैल्यू। तो x और y दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर। 3 रखो तो 3 आया, -1 रखो तो 1। सर ऐसा फंक्शन क्या हो सकता है, तो यही फंक्शन एक ले सकते हो, f ऑफ x इक्वल टू x। ये एक फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। जो x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे वही f ऑफ x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दिस इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय i ऑफ a। इसको कैसे डिनोट करते हैं, i और ये बेस में लिखा हुआ a। इट इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन 2। सर कैसे 1 1 ऑन 2, जैसे मान लो कि मैंने लिया ये 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। भाई जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो इनपुट दे रहा है वो आउटपुट आ रहा है। तो जितने भाई डोमेन में हमने एलिमेंट रखे हैं वही सेम रिफ्लेक्ट होकर रेंज में चला जाएगा। तो सीधा देख सकते हो कि 1 1 है क्योंकि सेम चीज है। हमारी बात समझ में ना, सारे एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट की फोटो खींच रहे हैं तो ये 1 1 हो गया। और सारे सेट बी में कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं है, मतलब तो वो भी क्या हो गया, ऑन 2 हो गया। तो 1 1 एंड ऑन 2 ये हमेशा रहेगा। आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन 2। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन बचपन में देखे थे ना कि f ऑफ c x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। x के जगह कुछ भी रखो, कितना माथा फोड़ो, ठीक है ना, कुछ भी डालो। ठीक है, बाइक खराब हो गई, ऑयल डालो, कुछ भी डालो, वो चालू ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इनपुट कुछ भी दे रहे हम, आउटपुट कुछ आ ही नहीं रहा, आउटपुट फिक्स्ड है। आ रही बात समझे ना। ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक फेल हो गया, अब क्या होगा भाई, हम कुछ भी कर रहे हैं, गियर लगा रहे हैं, आज ब्रेक लगा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, रुक ही नहीं रही है गाड़ी। तो ऐसे को क्या बोलते हैं कि हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट बेटा खुश है अपने में। ठीक है ना, वो तो चलता ही जा रहा है, चल ठीक है ठीक है। आ रही बात समझ में। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है भाई, इनपुट कुछ भी दो, आउटपुट विल बी फिक्स्ड। जस्ट लाइक सी हियर एग्जांपल, इनपुट मैंने x1 x2 x3 दिया, आउटपुट c ही आएगा। सबका आउटपुट क्या आएगा, c। कुछ भी इनपुट दे दो। सर यहाँ पे इनपुट x, आउटपुट शुड बी सेम, ये नहीं कि B2 को चला जाए, सबका आउटपुट सेम होना चाहिए। सर यहाँ आउटपुट सेम, यहाँ पे भी आउटपुट सेम, सब देख लो। इनपुट जो दिया आउटपुट फिक्स है सब में, एकदम आउटपुट कहीं चेंज नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में। जैसे एक ही आउटपुट आ रहा है जो कि पहले से फिक्स्ड है।
अगर तुमको डाउट है तो यहाँ पे भी C1 C2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ यू आर हैविंग डाउट आई एम राइटिंग C1 C2 हियर आल्सो C1 C2, ऐसे समझ सकते हो। ये अलग फंक्शन है भाई, तो इनपुट जितना भी दिया आउटपुट एक फिक्स है C1, वही आना है। कुछ भी रखो, माथा फोड़ लो, सर लड़ा लो दीवार में, कुछ चेंज नहीं होने वाला, वही आएगा, ठीक है। तो दिस ये हमारे एक कुछ एग्जांपल्स है कांस्टेंट फंक्शन के। अब देख रहे हो कि सब में क्या आ रहा है, आउटपुट जो आ रहा है एक सिंगल है। आउटपुट क्या है, सिंगल, मीन्स रेंज इज ऑलवेज अ सिंगलटन सेट। दिमाग में बिठा के रखना है, रेंज हमेशा क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। सर आइडेंटिटी फंक्शन में रेंज, डोमेन, कोडोमेन कुल बराबर, रेंज, डोमेन, कोडोमेन सब बराबर दिख रहा ना। नहीं तो ऐसा सोच सकते हो कि डोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन अभी दिया नहीं हुआ है तो कोडोमेन को फिक्स मत करो, लेकिन ये गारंटी है डोमेन इज इक्वल टू रेंज। आ रही बात समझ में। लेकिन ऑन टू होना है तो भाई कोई खाली नहीं रहेगा, तो सर कोडोमेन भी रेंज के बराबर होना चाहिए। हाँ, तो क्या रहेगा, ये भैया 1 1 ऑन टू है तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन सब बराबर है। डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, कोडोमेन सब यहां पे बराबर है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन टू। होप की बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, ठीक है ना। ये कहानी जो लिखी है वो समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेट अस गो फॉर अनदर टॉपिक। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट वन क्या है, इक्वल फंक्शन, बरोबर बरोबर, ठीक है ना, बराबर वाला। तो इक्वल फंक्शन क्या होगा, टू फंक्शन, दो फंक्शन, एफ एक फंक्शन मैंने माना कहां से, ए से बी पे, दूसरा फंक्शन जी ए टू बी। अच्छा, दोनों का डोमेन और कोडोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इक्वल होने का चांस है। बाकी बाद में देखते हैं आगे क्या होगा। तो ए से बी एफ है, जी भी ए से बी पे ही अप्लाई किया जा रहा है फंक्शन। इनको इक्वल कब बोलेंगे, जब सारे x के लिए, सारे x मतलब सारे एलिमेंट ऑफ a के लिए f ऑफ x जो है वो क्या है, g ऑफ x के बराबर। मतलब x का कोई भी वैल्यू रखो फंक्शन में से, ठीक है, x का कोई भी वैल्यू उठा के रखो जो एलिमेंट है हमारे पास, उसमें से x की कोई भी वैल्यू 1 2 3 4, तो f ऑफ 1 जो है वही g ऑफ 1 है, f ऑफ 2 है वही g ऑफ 2 है। ये सेम होना चाहिए, उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। होप की बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ एफ। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन डोमेन ऑफ जी के बराबर। एफ और जी का डोमेन क्या होना चाहिए, बराबर, कोडोमेन भी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। और जो रेंज आ रहा है, रेंज मतलब एक्स सब्स्टिट्यूट करने पे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है या जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आएगी, सेम। मींस रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन ऑल शुड बी सेम। अगर ऐसा फंक्शन मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल फंक्शन। होप की बात समझ में आ रही है। रेंज, डोमेन, कोडोमेन दोनों फंक्शन का सेम है, उन दोनों फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल, मतलब बरोबर फंक्शन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay students, let us start our next topic that is composition of function. Composition, composite means एक से ज्यादा फंक्शन की बात हो रही है, कंपोज करना है, सबको मिलाना, मिक्सचर, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या है, ए बी सी, ठीक है ना, तीन मैंने फंक्शन मान लिए, तीन सेट मैंने ले लिए ए बी सी, ठीक है। तीन सेट हम लेट करेंगे दैट आर नॉन एम्प्टी, उसका नाम दिया है ए बी सी। उसके बाद क्या करेंगे, एक फंक्शन एफ है ए से बी पे, एक फंक्शन जी है बी टू सी पे, तो एक नया फंक्शन बनेगा जिसको बोलेंगे हम लोग जी ओ एफ, कहां से, ए टू सी पे। चलो ध्यान से देखो, लेट ए बी सी बी थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर टू फंक्शंस, देन इफ एक्स बिलोंग्स टू ए और एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू बी। भाई ध्यान से देखो, एक्स जो है सेट ए से आ रहा है और एफ ऑफ एक्स जो होगा, भाई ए टू बी है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सेट बी, मतलब वाई की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो सेट बी है तो वो बी से बिलोंग कर रहा है। देन ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे, एक्स है, इसका फंक्शन निकालें एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स का फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स, आ रही बात समझ में। ये डोमेन है फॉर ए, एफ ऑफ एक्स इज रेंज फॉर एक्स, बट ध्यान से समझो, एफ ऑफ एक्स जो है ए के लिए रेंज है, बट सी के लिए, बी के लिए जो है वो क्या है, डोमेन। आ रही बात समझ में।
भाई जी से जी फंक्शन जी के लिए क्या है, ये डोमेन का काम कर रहा है। फंक्शन एफ के लिए डोमेन एक्स है और रेंज एफ ऑफ एक्स है। फंक्शन जी के लिए डोमेन इज एफ ऑफ एक्स एंड रेंज इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जब दोनों को कंपोजिट करेंगे, कंपोजिशन निकालेंगे, तो ए से सी जो फंक्शन मिलेगा वो जी ऑफ एफ मिलेगा, जिसको बोलेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आ रही बात समझ में? यही हमारा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अगर आगे क्या है कि इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज इक्वल जी ऑफ एफ, पहले ही बता चुका हूं, एंड फंक्शन फ्रॉम ए टू सी है, ठीक है ना। जो ए टू सी है विच रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली टू एन एलिमेंट ऑफ सी। कहने का मतलब वही है कि एफ ए से बी एक फंक्शन है, जी बी से सी है, तो जी ऑफ एफ ए टू सी एक नया फंक्शन आएगा जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सी। ऐसा यूनिक रिलेशन, ठीक है ना, यूनिक फंक्शन में बन रहा है। तो अब उसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी, या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कैसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका है कंपोजिशन को लिखने का। होप कि ये बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान ये देना है कि ए का ये डोमेन है, ए का रेंज क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। फंक्शन एफ के लिए एक्स इज अ डोमेन, एफ ऑफ एक्स इज रेंज। समझ लो यहाँ पे ए टू बी है ना, फंक्शन एफ जो है ए टू बी है, ए डोमेन है, बी को डोमेन है, तो बी में से हमारा रेंज आएगा एफ के लिए। लेकिन बी टू सी फंक्शन ये है, तो बी जो होगा वो डोमेन का काम करेगा जी के लिए, तो एफ ऑफ एक्स जी के लिए डोमेन का काम कर रहा है, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसका काम करेगा, रेंज का। होप कि ये बात समझ में आ रही है। इतना अगर समझ में आ गया तो आगे ये समझ सकते हैं कि अगर इससे इस पे फंक्शन बनाना है, ठीक है ना, इसका इससे फंक्शन है, तो ये सेट जो होना चाहिए ना, इससे छोटा होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से क्या होना चाहिए, छोटा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि बी से सी, ए से बी अगर मैं लगा रहा हूं, ठीक है, तो इसका डोमेन जो है, जो सेट बी का हमारा क्या आ रहा है, सॉरी सेट ए का फंक्शन ए टू बी जो है, वो फंक्शन में जो रेंज है हमारा वो एफ ऑफ एक्स है। फंक्शन में रेंज क्या है, एफ ऑफ एक्स। बी जो हमारा क्या है, फंक्शन में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी फंक्शन के लिए बी क्या हमारा, डोमेन। तो डोमेन ऑफ जी, ध्यान से देखो, डोमेन ऑफ जी और एफ ऑफ एक्स क्या है, रेंज ऑफ एफ। सो रेंज ऑफ एफ will be subset of domain of G। ये बात याद रखना है कि रेंज ऑफ f जो होगा, मतलब इसका रेंज f ऑफ x, f ऑफ x सेट b का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। मतलब रेंज ऑफ a शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। सेट b डोमेन है g के लिए, वही मैंने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, नहीं तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद क्या है कि भाई ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि एफ ऑफ जी मैं लिखूं और जी ऑफ एफ, ठीक है ना, कि फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स और मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखूं या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखूं, तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा। इस बात को याद रखना, ठीक है ना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस शुड नॉट बी इक्वल। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो तो नहीं करता, लेकिन एसोसिएटिव फॉलो करता है। एफ ऑफ जी ऑफ एच अगर मैं लिख दूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच। ये कम्यूटेटिव लॉ को एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो नहीं करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। होप कि ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारा जो टॉपिक है, इफ ये नोट पॉइंट है, उसी पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स है कि अगर एफ ए टू बी एक फंक्शन है, जी बी टू सी एक फंक्शन है, आर 1 1 एंड ऑन 2, अगर ये दोनों क्या है, एफ भी 1 1 ऑन 2 है, जी भी 1 1 ऑन 2 है, देन जी ऑफ एफ जो आएगा वो भी 1 1 एंड ऑन 2 होगा। मतलब जो दो फंक्शन के बीच कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, एफ और जी के बीच, जी और एफ जो हमारा कॉम्पोजिशन आ रहा है, तो अगर एफ भी 1 1 ऑन 2 है, जी भी 1 1 ऑन 2 है, तो जी ऑफ एफ भी क्या आएगा, 1 1 एंड ऑन 2। अच्छा, उसके बाद इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, देन अगर एफ जो है फंक्शन है ए से बी, देन
एफ ऑफ आई ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखवाया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए है, ठीक है ना, आई ऑफ ए आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए इसमें लिखा भी हुआ है, और आई ऑफ बी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ऑन सेट बी। तो फंक्शन ऑफ आई ऑफ ए या फिर आई ऑफ बी ऑफ फंक्शन एफ जो निकालेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए, एफ के बराबर, फंक्शन के बराबर आना चाहिए, मतलब वाई के बराबर। अगर ऐसा आता है तब तो ठीक है। वेयर आई ऑफ ए एंड आई ऑफ बी आर आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन है एक्स से वाई, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब कहा जाता है भाई, मैंने बोला था कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब उसका फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन टू दोनों हो। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हमने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन में, तो 1 1 ऑन टू के बाद मैंने ये बात बताई थी, थोड़ा सा 1 1 ऑन टू में लिखवाया था, ये इन्वर्टिबल की डिफिनेशन है, ठीक है। तो इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, इसको अगर मान लो कि कॉम्पोजिशन के फॉर्म में अगर प्रूफ करना चाहे तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी, एक फंक्शन जी है y टू x, f को इन्वर्टिबल तब बोल सकते हैं कि x फ्रॉम x टू y है और g y से x पे उल्टा मतलब फंक्शन निकाल रहे हैं। तो अगर ये सच दैट g ऑफ हमारा f क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और f ऑफ g भी क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। बात समझ में आ रही है भाई, g ऑफ f निकाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स x के फॉर्म में आ गया, मतलब सेट ए, सेट पहला सेट, और f ऑफ g निकाला तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया सेट b के फॉर्म में। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है और वो f इनवर्स से डिनोट होगा। मतलब दो तरीके से इनवर्स प्रूफ किया जा सकता है, एक तो प्रूफ कर दो कि 1 1 ऑन टू है तो प्रूफ हो जाएगा, दूसरा ये कि g ऑफ f निकालो, f ऑफ g निकालो, g ऑफ f जो आना चाहिए i ऑफ y आना चाहिए, f ऑफ g जो आना चाहिए वो i ऑफ x आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, इफ g ऑफ f इज 1 1, अगर g ऑफ f इज 1 1 तो f जो हमारा वो 1 1 होगा, एंड अगर g ऑफ f ऑन टू है तो g इज क्या होगा, ऑन टू। आ रही बात समझ में। अगर ये 1 1 एंड ये g ऑफ f बोला जाए कि 1 1 आ रहा है, केवल g ऑफ f क्या है, केवल मान लो 1 1 आया, सॉल्व किया मैंने, g ऑफ f चेक किया 1 1 आया, तो इसका मतलब कि f जो है वो 1 1 है। अगर g ऑफ f ऑन टू आ जाता है इसका मतलब g हमारा क्या है, ऑन टू, ठीक है। अगर 1 1 ऑन टू दोनों आ जा रहा है, अगर g ऑफ f 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो अब g 1 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। पहले क्या था कि g ऑफ f केवल 1 1 है तब f 1 1 होगा, g ऑफ f ऑन टू है तब g ऑन टू होगा, ठीक है। लेकिन अगर g ऑफ f 1 1 एंड ऑन टू हो जाता है तो g हमारा क्या हो जाएगा, 1 1, और g ऑफ f इज ऑन टू एंड g इज 1 1, मतलब g ऑफ f क्या हो जाए हमारा, ऑन टू हो जाए, और g क्या हो जाए 1 1, तो f हमारा क्या कहलाएगा, ऑन टू। आ रही बात समझ में। ये तीनों पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद याद रखो कि इनवर्स किसको बोलते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ऑफ फंक्शन मैंने बताया था कि अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तब तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स कैसे आएगा, f ऑफ इनवर्स जो आएगा वो b टू a होगा। आ रही बात समझ में। जैसे यहां पे मैंने क्या निकाला, g ऑफ f निकाला, वो i ऑफ x आना चाहिए, और f ऑफ g i ऑफ y आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तब तो हम बोल रहे हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर जनरल 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना चाहोगे, जो प्रोसीजर मैंने लिखवाया था 1 1 एंड ऑन टू में, तो इस तरीके से करना पड़ेगा कि भाई f इनवर्स जो है b टू a ये भी एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो 1 1 और ऑन टू कहलाएगा। तो होप कि ये बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट फंक्शन f x, 2x + 1, मतलब ये x है और ये f ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है ना। f ऑफ x कितना दिया हुआ है, 2x + 1, डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बोल रहा है कि 1 1 है या नहीं। तो सॉल्यूशन में आते हैं। 1 1 के लिए मैंने बोला था कि लेट करना, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है ना। कब, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। सेट x जो है जिसमें से बिलोंग कर रहा है उसी में से x1 x2 बिलोंग करना चाहिए।
और एफ ऑफ x1 को हमने एफ ऑफ x2 माना। अब सॉल्व करेंगे, अगर x1 x2 के बराबर आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि भाई सेम इमेज नहीं मिल रही, अलग अलग इमेज मिल रही है सारे एलिमेंट की, तो वो 1 1 हो जाएगा। तो ध्यान देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ ऑफ x1 मतलब भाई एफ ऑफ x कितना है 2x + 1, तो एफ ऑफ x1 कितना हो जाएगा 2x1 + 1। एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा 2x2 + 1। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा। फ्रॉम 1 2 and 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आ जाएगा एफ ऑफ x1 मतलब 2x1 + 1 इज इक्वल टू 2x2 + 1, 1 1 कैंसल, सॉरी 1 1 कैंसल, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 2 कैंसल, सो x1 इज इक्वल टू x2। आ रही बात समझ में? देयरफॉर एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 इज 1 1 फंक्शन। ठीक है ना, दो तरीका बताया था मैंने। एक तो तरीका था कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर मानो, सॉल्व करो, x1 x2 बराबर आना चाहिए, या फिर दोनों को बराबर मत मानो और सॉल्व करो, बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं माने तो ये भी बराबर नहीं आना चाहिए, इसको इक्वल माने हो तो ये भी इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ गया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा 1 1। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, देखते हैं। प्रूव दैट अ फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ ऑफ x इज इक्वल टू x² + x + 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, हियर n इज अ नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन दे दे और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दे, 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू है या नहीं, 1 1 ऑन टू नॉट, 1 1 ऑन टू, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ऑप्शन पूछ देगा, तुम्हें सॉल्व करके पता लगाना होगा। तो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन में। सबसे पहले 1 1 के लिए फॉर 1 1, ठीक है, लेट x1, x2 belongs to n and f of x1 is equal to f of x2। ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। f of x1 मैंने क्या माना, f of x2, तो f of x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x1 स्क्वायर प्लस x1 + 1 और x2 का स्क्वायर प्लस x2 + 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, बुला लो दोनों को एक साइड बुला लो, -x2 स्क्वायर प्लस x1 - x2 इज इक्वल टू 0। टेक यहाँ से x1 - x2 और इंटू x1 + x2, a² - b², a - b a + b हो गया, प्लस x1 - x2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म आ गया, कॉमन ले ले दोनों में से, x1 - x2 कॉमन हो गया। फाइनली x1 + x2 + 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, पहला x1 - x2 इज इक्वल टू 0 इक्वेट किया, दैट एम्प्लॉयज x1 इज इक्वल टू x2, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, x1 + x2 + 1 इज इक्वल टू 0। भाई ये पहले ही कभी 0 नहीं हो सकता, भाई ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं 0 हो सकता, ये नेचुरल नंबर है, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो नेचुरल प्लस नेचुरल मतलब कोई नंबर, तीनों नंबर का सम और तीनों नेचुरल नंबर है, तो कभी 0 हो सकता है क्या? तो 0 हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन तो वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो जब नॉट इक्वल टू है तो x1 नॉट इक्वल टू x2 आना चाहिए। चेक कर लो, यहाँ x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो सिंस x1 इज इक्वल टू x2 दैट इम्प्लॉइज f of x इज 1 1। ठीक है ना, फंक्शन क्या है 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू के लिए क्या किया जाता है, जो फंक्शन दिया हो, जैसे रेंज निकालते थे ना, मैंने बोला था कि ऑन टू के लिए क्या करना है भाई, रेंज और कोडोमेन को बराबर कर देना है। रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए, बराबर। रेंज कोडोमेन तो दिया हुआ है नेचुरल नंबर, रेंज निकालते हैं। अगर रेंज भी नेचुरल नंबर आ जाता है तब बोल देंगे कि ये ऑन टू है, लेकिन प्रूफ करने को बोलता है कि ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं आएगा। देखते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू x² + x + 1। ठीक है ना, जो दिया हुआ है उसको y मान लेते हैं। फाइनली ये कितना बनेगा, x² + x + 1 - y इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b दैट इज -1 ± अंडर रूट b² मतलब 1 -4 × a × c होल डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो कितना हो गया, -1 ± अंडर रूट, ये -4 और 1, तो y -3 हो जाएगा। ठीक है, 4y -3 होल डिवाइडेड बाई 2। नाउ हमें कंडीशन पता है कि स्क्वायर रूट में जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो ये सोचो कि सब्स्टिट्यूट पुट y इज इक्वल टू 2। y को मैं क्या रख रहा हूं 2,
आ रही बात समझ में भाई? कोडोमेन सेट बी से एक नंबर यहां पे रख रहा हूं भाई, y को 2 रखा तो x हमारा क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर। y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट एट y इज इक्वल टू 2 x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रख के देख लो। क्यों सर? 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 कभी बाहर ही नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा तो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा। देयरफॉर सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। होप की बात समझ में आई होगी। तो क्या करना है 1 1 के लिए? तो ऐसा सिंपल, ये क्यों भाई, ये तो चीज कभी जीरो हो ही नहीं सकती, तो इसको ऐसे ही हटा दो। अगर जीरो के बराबर होता तब x1 x2 को बराबर करना पड़ता, लेकिन ये बराबर है नहीं तो इसको भूल ही जाना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद रेंज कैसे निकालते भाई? रेंज निकालना सीखे थे तुम लोग 11th क्लास में। होप की आता होगा, नहीं आता होगा तो 11th क्लास का लेक्चर देखना। उसको मैंने सॉल्व किया, रेंज निकाला। तो रेंज में कंडीशन ये है, स्क्वायर रूट में मैंने y की जगह देखा कि भाई नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करें तो x भी नेचुरल नंबर आना चाहिए भाई, कोडोमेन से कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो x के बराबर आना चाहिए। तो y तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लेकिन वो x से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसीलिए वो 1 1 नहीं। होप कि ये बात समझ में, सॉरी ऑन टू नहीं है, ठीक है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोगों को। प्रूव दैट फंक्शन है फ्रॉम r टू r ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड एज f of x इक्वल टू sin x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। मतलब sin x पे डिफाइन होना चाहिए, नाइदर 1 1 होना चाहिए नॉर ऑन टू होना चाहिए। मतलब चेक करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले तो फॉर 1 1 1 1 के लिए साइन ऑफ x1 शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ x2, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, उसके लिए वैसे तो अब चेक नहीं कर सकते, वो पॉलिनोमियल रहता तो तुम चेक कर सकते थे, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल नहीं है तो दूसरा वे है। दूसरा वे क्या है? एक तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि सर मैं इसको 1 1 चेक करने के लिए सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, अगर समझो अगर एग्जाम में आ जाता है तुम क्या कर सकते हो भाई, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो। तो कितने पॉइंट्स पे कट करा भाई? एक से ज़्यादा इन्फिनिट पॉइंट्स पे कट करा तो 1 1 तो नहीं है, ठीक है। ये बात तुमको समझ में आ गई, ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता है। होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे नहीं समझ में आता तो सोचो कि f ऑफ x क्या है? साइन ऑफ x है। f ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 रखा तो साइन 0 कितना हो गया? 0, ठीक है। अगर मैं f ऑफ पाई निकालता हूं तो भी साइन पाई कितना हो जा रहा? 0। मतलब n पाई पे हर जगह क्या आ रहा है? 0। तो सिंस एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई y इज इक्वल टू 0, तो सिंस 0 एंड पाई बोथ हैव सेम इमेज देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट 1 1। भाई अलग अलग आना चाहिए था ना इमेज, हर x के लिए अलग, हर इनपुट के लिए अलग आउटपुट, लेकिन इनपुट मैंने 0 और पाई दिया, आउटपुट सेम आ गया, तो ये तो मेनी 1 हो गया ना। 2 का त्रिशूल 1 के पे जाके लग रहा है तो वो मेनी 1 हो गया। ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू, ठीक है ना। रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा साइन एक्स का रेंज जो होता है, साइन एक्स वो -1 से लेके 1 तक होता है। तो सिंस साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, तो और हमारा जो डोमेन है, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, बट रेंज कितना है हमारा? -1 से 1। तो सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, भाई रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट ऑन टू। रेंज और कोडोमेन बराबर आना चाहिए। रेंज -1 से 1 है, बाकी सब -1 से पहले माइनस और +1 के बाद वाले नंबर कहाँ गए? वो तो कोडोमेन में है लेकिन रेंज में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ऑन टू नहीं बोल सकते भाई। रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए था? बराबर। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।